friends, once again you are welcome to Shikhar ICS Online, where we are regularly discussing different topics of current affairs. Friends, ऐसा कहा जाता है कि पर्यावरण संरक्षण और डेवलपमेंट दो अलग अलग संदर्भ है, अलग अलग ही नहीं है बल्कि विरोधाभासी संदर्भ है. डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट कंजर्वेशन आर टू कॉन्ट्रडिक्टरी रेफरेंसेस. मतलब ये कि डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण दोनों को एक साथ प्राप्त नहीं किया जा सकता. बोथ कैन नॉट बी अचीव्ड साइमल्टेनियसली. और इसी से संबंधित एक मुद्दा आजकल राष्ट्रीय स्तर पर बहुत चर्चा में है और वो मुद्दा है, वो विषय है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट. ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर इसी तरह की बातचीत की जा रही है कि एक तरफ तो ये कि सब डेवलपमेंट के लिए बहुत एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, तो दूसरी तरफ लोग जो है एनवायरनमेंट को लेकर, ट्राइबल कंजर्वेशन को लेकर बड़ी आपत्तियां भी ले रहे हैं. तो यही ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट आज हमारी चर्चा का विषय है. आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह. तो आज इस चर्चा में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में ग्रेट निकोबार क्या है, क्या चीज़ है, कौन सी जगह है. दूसरा ये कि प्रोजेक्ट क्या है, व्हाट आर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ विच आर गोइंग टू बी अंडरटेकन अंडर दिस प्रोजेक्ट. और फिर ये भी कि साहब इसके क्या बेनिफिट्स है, इसके क्या लाभ होंगे, क्या उद्देश्य है जिसके लिए किया जा रहा है. और फिर ये भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसको लेकर क्या आपत्तियाँ हैं और उसके क्या समाधान हो सकते हैं. तो शुरू करते हैं. देखिए, ग्रेट निकोबार जो है वो भारत का एक आइलैंड है. भारत के दोनों तरफ, सदर्न इंडिया के दोनों तरफ, या कह लें कि पेनिनसुलर इंडिया के दोनों तरफ बड़े बड़े द्वीप समूह है, आर्किपिलिगो है. एक तरफ जो है लक्षद्वीप है, तो दूसरी तरफ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है. और इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगभग 800-850 आइलैंड्स है. और उसमें सबसे दक्षिण में जो आइलैंड है वो निकोबार है. और उसका भी सबसे दक्षिणतम जो आइलैंड है वो ग्रेट निकोबार का आइलैंड है. ग्रेट निकोबार जो है वही आइलैंड है जो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, या ये कह सकते हैं कि भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसको आप इंदिरा पॉइंट कहते हैं या पार्सन पॉइंट कहते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, दैट पॉइंट इज सिचुएटेड इन दिस ग्रेट निकोबार आइलैंड. तो ग्रेट निकोबार यही आइलैंड है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी. इंडियन ओशियन में सिचुएटेड है और बहुत करीब है इंडोनेशिया के. इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है और जो ग्रेट निकोबार है उसके बीच में बहुत पतली सी समुद्री पट्टी है जिसको हम कहते हैं ग्रेट चैनल या ग्रेट स्ट्रेट. तो वो इंडोनेशिया के बहुत करीब है. लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए कि मलेशिया के भी बहुत निकट है, म्यांमार के भी बहुत निकट है, सिंगापुर के भी बहुत पास है. तो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है इसकी, बहुत सेंसिटिव लोकेशन है. तो ये है ग्रेट निकोबार आइलैंड जहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है लागू होने वाला है. तो प्रोजेक्ट क्या है? देखिए, प्रोजेक्ट जो है वो शिपमेंट को लेकर और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को लेकर, रेसिडेंशियल डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट है विच इज़ गोइंग टू बी डेवलप इन अबाउट 168 स्क्वायर किलोमीटर एरिया. खासतौर पर ग्रेट निकोबार का जो सदर्न मोस्ट कोस्टल रीजन है वहाँ पर ये डेवलपमेंट जो है होने वाला है. और इसमें जो है 4 अलग अलग चीज़ें डेवलप होने वाली है. एक तो यहाँ पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनने वाला है. आप ये समझिए कि एक पोर्ट बनने वाला है, बड़ा सी पोर्ट बनने वाला है, जो है गैलेथिया नाम की यहाँ पर एक बे है, एक खाड़ी है गैलेथिया की. वहाँ पर जो है ये इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल ICTT बनाया जाने वाला है. एक बड़ा सी पोर्ट बनाया जाने वाला है, आप ये समझ लीजिए. ट्रांसशिपमेंट का मतलब ऐसा पोर्ट है जहाँ पर आप बड़े बड़े शिप आके वहाँ पर कंटेनर जो है रखते हैं और उसके बाद छोटे छोटे शिप्स के द्वारा उसको जहाँ भेजना होता है वहाँ अलग अलग देश के अलग अलग कोस्टल रीजन में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो वो एक सी पोर्ट यहाँ पर बनाया जाने वाला है. बड़ा सी पोर्ट होगा जिसकी जो कैपेसिटी जो है वो लगभग 8 TEU होगी. TEU जो है एक इसी ट्रांसशिपमेंट की एक यूनिट होती है, 20 फीट इक्विवेलेंट यूनिट करके. तो 8 TEU की इसकी कैपेसिटी होगी, लेकिन इट कुड बी एक्सटेंडेड अप टू 14.1 TEU. तो एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट सी पोर्ट होगा जो यहाँ पर डेवलप किया जाने वाला है. इसके अलावा यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाने वाला है. एक बड़ा एयरपोर्ट बनाया जाने वाला है विच विल बी यूज्ड फॉर बोथ सिविल पर्पज़ एंड मिलिट्री पर्पसेस. सैन्य पर्पज़ से भी उपयोग होगा और साथ ही साथ जो हमारे नागरिक उड्डयन के जहाज़ है वो भी वहाँ पर ले जाए जा सकते हैं. अभी आपको मालूम होगा कि भारत में केवल अंडमान निकोबार की बात करें तो भारत में केवल एक ही पोर्ट है जो पोर्ट ब्लेयर में सिचुएटेड है. निकोबार में एक भी पोर्ट नहीं है, लेकिन यहाँ इसके द्वारा जो है निकोबार में भी एक बड़ा एयरपोर्ट बनाया जा रहा है. इसके अलावा एक पावर प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर. लगभग 450 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है जो सोलर पावर प्लांट होगा मेनली, ताकि यहाँ पर ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी डेवलप की जा सके और यहाँ के पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे. इसके अलावा यहाँ पर एक टाउनशिप भी बनाई जा रही है, एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट भी बनाया जा रहा है. प्रयास ये किया जा रहा है कि जैसे कोस्टल सिटीज़ है सिडनी के या सिंगापुर के या दुबई के, ऐसा कोई बड़ा कोस्टल शहर जो है यहाँ पर विकसित किया जाएगा जिसमें लगभग
मतलब 1.5-2 लाख के करीब बिल्डिंग्स होगी, और ये बिल्डिंग्स में रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी होगी और इसके साथ साथ कमर्शियल बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स भी होगी। तो कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो है यहाँ पर टाउनशिप में बनाई जाएगी, एक बड़ी टाउनशिप बनाई जाएगी, और ये 4 चीज़ें यहाँ पर डेवलप की जा रही है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंस इसका अगर देखा जाए तो ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंस है ही इसका, क्योंकि आप जो ICTT बना रहे हैं, जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यहाँ पर बना रहे हैं, वो बहुत उपयोग का है। मैंने बताया कि ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल का मतलब है जहाँ पर बड़े जहाज आकर रुकेंगे, कंटेनर जो है वो अनलोड होंगे और उसके बाद उन कंटेनर को छोटे छोटे शिप के माध्यम से अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि भारत ये ट्रांसशिपमेंट का काम पूरा नहीं कर पा रहा है अपना, तो हम विदेशों में ऐसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जो है किराए पर लेते हैं, खासतौर पे सिंगापुर में ले रहे हैं, कोलंबो में ले रहे हैं। तो यहाँ उसमें फिर क्या हो रहा है, बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा हमारी खर्च हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें खर्च होता है। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड में आपकी डिपेंडेंसी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप देख रहे होंगे इंटरनेशनल ट्रेड में जब डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है दूसरे देशों पर तो बड़ी कठिनाई आती है। खासतौर पे अभी जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है उसके बाद तो सभी देशों को ये समझ में आ रहा है कि भाई सेल्फ डिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम ट्रांसशिपमेंट के मामले में जो है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमारी फॉरेन एक्सचेंज बचेगी ICTT के द्वारा। दूसरी चीज़ ये है कि हम चाइना को, मतलब ये जो स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसका स्ट्रेटेजिकल जो ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहा है, उद्देश्यों को पूरा कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए कि चाइना को काउंटर पार्ट करने के लिए खासतौर पे ये किया जा रहा है, चाइना जो है भारत को समुद्री क्षेत्र में घेरने की एक नीति अपना रहा है। बहुत पहले की बात है, 10-12 साल पहले एक प्रोजेक्ट सुनाई दिया था। चाइना का एक प्रोजेक्ट है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मतलब है कि समुद्री क्षेत्रों में भारत को घेरना, भारत के आसपास समुद्री क्षेत्र में ऐसे अलग अलग बंदरगाह बना लेना जो कहने को तो व्यापारिक बंदरगाह होंगे लेकिन वहाँ पर अपने सैन्य अड्डे बना लेना। ये चाइना की नीति थी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सॉरी। इसके अंतर्गत पाकिस्तान के ग्वादर में जो पोर्ट बनाया गया वो चाइना डेवलप कर रहा है। इसके अलावा श्रीलंका में हम्बनटोटा में केयर कर रहा है। म्यांमार में जो है क्वाऊ करके जगह है, कोको आइलैंड में है, जहाँ पर इस तरह का पोर्ट जो है डेवलप किया है चाइना ने। तो कोशिश है कि भारत, जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसको चारों तरफ से घेर लेना। इसी का जवाब देने की कोशिश की जा रही है इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के द्वारा कि हम इंडियन ओशियन में, खासतौर पे जो नॉर्दर्न इंडियन ओशियन है, उसमें अपनी प्रेजेंस को बहुत मजबूती से रख सकें, बोथ इन द मैनर ऑफ ट्रेड एंड इन द मैनर ऑफ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट ऑल्सो। सैन्य दृष्टि से भी और व्यापारिक दृष्टि से, दोनों दृष्टि से हम उत्तरी हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति इसके माध्यम से बढ़ाने जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि हम चाइना को दूसरे तरीके से भी काउंटर करना चाहते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि एक मलक्का स्ट्रेट है। मलक्का स्ट्रेट उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आजकल जो चर्चा में है हॉर्मुज स्ट्रेट। हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान और UAE के बीच में है, और लेकिन ये जो मलक्का स्ट्रेट है ये इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच में है, या ये कह लीजिए कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। इंडोनेशिया का जो सुमात्रा आइलैंड है और मलेशिया का जो सदर्न पार्ट है उसके बीच में मलक्का स्ट्रेट जो है स्थित है। और वो मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जल संधि कह लीजिए, उसी के माध्यम से चीन का अधिकांश व्यापार होता है। चीन का जितना ऑयल जा रहा है चीन में, 80% ऑफ द ऑयल बीइंग एक्सपोर्टेड टू चाइना इज गोइंग थ्रू दिस पार्ट ऑफ द सीवेज, यहाँ से जा रहा है। और चीन का जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो भी यहीं से हो रहा है मोस्टली। कहते हैं कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड है उसका 40% ट्रेड यहाँ से हो रहा है। तो अगर भविष्य में हमारे साथ चाइना कोई दिक्कत करता है तो हम इस पर अपनी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और इसको सॉर्ट ऑफ कंट्रोल करने की भी कोशिश कर सकते हैं, जैसे हॉर्मुज को अभी कर रहा है ईरान। हालांकि दूर की बात है, दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी ये हमारे उस क्षेत्र में प्रेजेंस को बढ़ाएगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। यहाँ से आप मलक्का स्ट्रेट की बड़ी आसानी से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, वहाँ पर अपने जो मिलिट्री मेजर्स है वो वहाँ पर अप्लाई किए जा सकते हैं। तो हम चाइना को काउंटर करने के लिए भी इस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा ये कि इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक जो अंडमान निकोबार का टूरिज्म है दैट इज़ मेनली फोकस्ड ऑन इन अंडमान, वो भी पर्टिकुलर सदर्न अंडमान में ही है। वही आपके जो स्वराज द्वीप है, शहीद द्वीप है, रॉस आइलैंड है, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड बोलते हैं, और पोर्ट ब्लेयर है, यहीं पर जो है मोस्टली जो है टूरिज्म फोकस हो रहा है। लेकिन बाय मीन ऑफ दिस ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अब जो है टूरिज्म जो है वो फोकस हो जाएगा, या उसका एक बड़ा केंद्र हो जाएगा इस क्षेत्र में भी, यानी ग्रेट निकोबार आइलैंड में भी। तो ये सब इसके बेनिफिट्स है, लेकिन मैंने बताया कि आशंकाएं भी है, आशंकाएं बड़ी ज़ोर शोर से उठाई जा रही है। बीच में जो है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राहुल गांधी जी, वो भी वहाँ पर गए और उन्होंने भी जो है सरकार का विरोध किया। विरोध जो किया जा रहा है वो 2-3 बिंदुओं को लेकर किया जा रहा है। एक तो ये कि पेड़ काटे जाएंगे, एनवायरमेंटल कंसर्न है। ये सही बात है कि यहाँ पर बहुत घने वन है और लगभग जो है 90% ऑफ द लैंड इट इज़ कवर्ड बाय द
फॉरेस्ट, मोर देन 90 इवन। तो बहुत घने वन है, और अगर आप 168 किलोमीटर के क्षेत्र को काटेंगे तो यहाँ पर क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट करेंगे तो वन जो है कटेंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 10 लाख वृक्ष जो है उनकी कटाई होगी। एक तो ये कंसर्न है, तो पर्यावरण को निश्चित रूप से नुकसान होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब वन कटेंगे तो वहाँ पर रहने वाले जो वन्य जीव है, उनका जो नेचुरल हैबिटाट है, उनका जो प्राकृतिक आवास है, वो भी नष्ट हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण और जब सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील चीज़ है यहाँ आपत्तियों में, वो है जनजातियाँ। निकोबार में 2 बड़ी जनजातियाँ रहती। वैसे तो अंडमान निकोबार में बहुत सारी जौरवा है, ओंगे है, अंडमानी है, बहुत सारी जनजातियाँ, लेकिन जो ग्रेट निकोबार रीजन है यहाँ पर 2 बड़ी जनजातियाँ हैं। एक तो है शोम्पे और दूसरी है निकोबारीज। शोम्पे बहुत संवेदनशील है फ्रॉम देयर डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम है, लगभग 400-450 शोम्पे ही बचे हैं अब वहाँ पर, और उनकी अपनी एक विशिष्ट कल्चर है। तो ये भी आपत्ति उठाई जा रही है कि जब ये डेवलपमेंट होगा तो उनको उनके क्षेत्र से हटाया जाएगा, उनको डिस्प्लेस किया जाएगा, विस्थापन किया जाएगा, तो एक तो उनकी संस्कृति प्रभावित होगी, दूसरे उनकी संख्या इतनी कम है कि वो नई जगह पर जाकर और कम हो जाएंगे। तो ये इस चीज़ को लेकर आपत्तियाँ जो है उठाई जा रही है। तो आपत्तियाँ बिल्कुल सही है, और लेकिन सरकार ने इसकी कहते हैं कि साहब कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है। सरकार ने एक तो ये कहा है कि साहब हम जो है पर्यावरण को नुकसान कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर जो एनर्जी डेवलपमेंट है, एनर्जी जनरेशन है, वो भी जो है वो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज से होगा, खासतौर पे सोलर एनर्जी से। तो डीजल से, कोयले से यहाँ बिजली नहीं बनाई जाने वाली, तो एनवायरनमेंट को कम नुकसान होगा। दूसरा जो वृक्षों की कटाई हो रही है, वो वृक्ष जो है दूसरी जगह लगाए जाएंगे। हालांकि इस आइलैंड में नहीं लगाए जा रहे, लेकिन दूसरी सरकार का ये कहना है कि हम दूसरी जगह पर, खासतौर पर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वनों का परसेंटेज कम है, वहाँ पर लगाएंगे। इसमें से कुछ वन जो है हरियाणा और राजस्थान में भी लगाए जाने वाले हैं, तो वो भी किया जाएगा। और इसके अलावा ये भी कि सरकार ने कहा कि हमने एनजीटी से भी परमिशन ली है, और जो जनजातीय पंचायतें उनसे भी सहमति ले चुके हैं इस प्रोजेक्ट पर। एनजीटी की परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है। इसी साल जनवरी में जो है एनजीटी ने, यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने भी इसकी परमिशन दे दी है। और हाँ, सबसे खास चीज़ जो सरकार ने कहा है कि शोम्पे और निकोबारी, वो ये जो जहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पर 2 ही उनके रहवास क्षेत्र है, और वो पूरे रहवास क्षेत्र में कोई काम किया ही नहीं जाएगा, यानी उनको वहाँ से डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा। इट इज़ गारंटीड बाय द गवर्नमेंट। तो सरकार अगर देखिए, इसके इंपॉर्टेंस से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है। मैंने बताया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाइना को भविष्य में काउंटर करना चाहते हैं, जैसे कि अभी आप मिडिल ईस्ट में जो वॉर देख रहे हैं, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में, वहाँ आप देखिए कि जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं वो वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है। ट्रेड जो है वॉर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो अगर कल को ट्रेड इंपॉर्टेंट हो जाएगा वॉर में, तो हमारे लिए ये प्रोजेक्ट बहुत काम आने वाला है, क्योंकि चाइना को रोकने का यही एकमात्र तरीका होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ जो कंसर्न है, चिंताएं हैं, वो भी अपनी जगह पर वाजिब है। तो सरकार को उस संवेदनशील शिकायतों पर ध्यान रख के ही इसका डेवलपमेंट करना चाहिए। तो डेवलपमेंट तो हो, लेकिन साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का तरीका अपनाया जाए, ताकि एक कहावत है ना कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो डेवलपमेंट तो हो जाए, लेकिन एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान, ट्राइब्स को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे। तो फ्रेंड्स, ये एक एनालिसिस है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप जो है लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सो दैट यू कैन गेट दिस वीडियोज़ ऑन रेगुलर बेसिस। आपको इसका इंटीमेशन भी मिल सकेगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।